हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, अब हम आधुनिक भारत में आ रहे हैं, आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, स्वराज दल का गठन, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज दिवस। ये बातें जो हैं ये आज की वीडियो में की पॉइंट्स में रहेंगी। इससे पहले हमने प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक का आधुनिक भारत जो है वो पूरी तरह से पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस आसानी से क्रम वाइज मिलती रहे। उससे पहले वीडियो शुरू करें, छोटी सी जानकारी और भी है कि अब हमने ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, कोई भी विषय पढ़ना है, कोई भी विषय की वीडियो देखनी है तो आसानी से जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में। जैसा कि नाम से ही दिखा है, असहयोग यानी कि असहयोग के जो ब्रिटिश सरकार थी इसका किसी भी क्षेत्र में सहयोग ना करना ही असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। असहयोग आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनको सबसे पहले असहयोग आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया था। और असहयोग आंदोलन के बारे में एक बात पूछी जाती है कि भारत का सबसे पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन ही भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, लोगों द्वारा किया गया ये आंदोलन था। अब क्या हुआ कि 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा इसी आंदोलन में दिया गया था कि 1 वर्ष में स्वराज, ऐसा नारा दिया था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय में। उस समय क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार से परेशान थे, शैतान सरकार कहा, और जिसके साथ गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजी सरकार के साथ में सहयोग संभव नहीं है, इसलिए असहयोग आंदोलन नामक एक नया आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। कलकत्ता के अधिवेशन में 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। और जो विध्वंसक कार्य होते थे अंग्रेजी विधानसभाओं के द्वारा, या न्यायालयों में जो अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग था, या मदिरा पान था, उनका त्याग करना, सरकारी शिक्षा पद्धति का बहिष्कार करना ही असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी विध्वंसक कार्य किए जाते हैं अंग्रेजी विधानसभाओं के द्वारा उनका बहिष्कार करना, जो न्यायालयों में अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग होता है उनका बहिष्कार करना, मदिरा पान का त्याग करना। मदिरा पान का त्याग इसलिए करना क्योंकि मदिरा जो थी वो अंग्रेजी ब्रिटिश के अधीन ही वहां से आयात की जाती थी, तो इसका भी त्याग करना। साथ में जो सरकारी शिक्षा पद्धति, जो ब्रिटिश सरकार जो हमारी सरकारी शिक्षा पद्धति को लागू कर रही है, उसका भी बहिष्कार करना ही इस आंदोलन का यानी कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन को नजदीक लाने के लिए मुसलमान व्यक्तियों ने, जो कट्टर आर्य समाजी नेता थे जिनका नाम था श्रद्धानंद, कट्टर आर्य समाजी नेता थे श्रद्धानंद, जिनको दिल्ली की जामा मस्जिद में भी भाषण देने के लिए बुलाया था। यह हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक था कि अब इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर के खड़े हैं, हिंदू और मुस्लिमों को कोई अलग नहीं कर सकता, बल्कि देश जो है वो इन्हीं से निर्मित हुआ है, इन्हीं से बना है, अंग्रेज बाहर से आए हैं। इसी चीज को दर्शाने के लिए ही अब हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे। और असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए एक फंड की स्थापना करी गई थी जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड नामक एक समिति का गठन किया गया था जिसमें लोग दान देते थे, जिसमें लोग जो असहयोग आंदोलन होता है इसके खर्चे की पूर्ति के लिए दान दिया जाता था। इसका गठन 1920 में किया गया था और ऐसा माना जाता है कि इसमें भी लगभग 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे उस समय में 1920 में। इसके बाद कुछ ऐसे भी नेता थे जो कि इस आंदोलन से सहमत नहीं थे। अब वे कौन कौन से नेता थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना हुए, एनी बेसेंट हुए और विपिन चंद्र पाल हुए। ये सारे ऐसे नेता थे जो कि कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब क्या होता है, 1922 में घटना घटती है चोरी चोरा कांड। ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को
चोरी चौरा नामक स्थान पर किसानों का एक जुलूस जा रहा था, जिस पर पुलिस वाले थे उन्होंने लाठियां चलवा दी थी, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार के अधीन ही पुलिस वाले कार्य करते थे, जिसमें लाठियां चली और गोलियां चली थी। इसके जवाब में जो किसान थे उनकी भीड़ ने उस पुलिस थाने को घेर लिया और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके पश्चात 22 पुलिसकर्मी वहीं पर मारे गए थे और इसी घटना को ही चोरी चौरा कांड नामक कहा गया है। बात करते हैं कि इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारदोले में हुई कांग्रेस की बैठक में समाप्त करने का निर्णय लिया। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो चोरी चौरा कांड था, चोरी चौरा कांड 5 फरवरी को हुआ और इससे नाराज होकर, गुस्सा होकर, क्रुद्ध होकर के महात्मा गांधी ने 22 फरवरी को असहयोग आंदोलन जो था वो समाप्त कर दिया था। जिसके पश्चात क्या हुआ कि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने 10 मार्च 1922 में बंदी बना लिया और राजद्रोह फैलाने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी और स्वास्थ्य के कारणों के चलते गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। यानी कि 6 साल की सजा सुनाई, लेकिन महात्मा गांधी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें 2 वर्ष के पश्चात ही 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया गया था, जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे स्वराज दल के गठन की। तो स्वराज दल का जो गठन था 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने के बाद निराश होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर के मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। बात कर लेते कि स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग को उठाना, मांगों को न मानने पर विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। कि अब इन्होंने एक अलग तरीके की सोच पैदा करी थी। इन्होंने कहा कि अब हम करेंगे क्या, कि उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में रह करके ही अब हम चुनावों में भाग लेंगे और चुनावों में भाग लेने के साथ साथ में जो विधान परिषद है इसमें स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाएंगे। साथ साथ में अगर हमारी मांग जो है वो कांग्रेस सरकार नहीं मानेगी तो हम विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा भी डालेंगे। ये एक नई सोच थी जो कि स्वराज दल ने पैदा करी थी। इसके पश्चात स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा में 101 में से 42 सीटें जीती थी और स्वराज दल ने काउंसिल के निर्वाचन में मध्य प्रांत में बहुमत हासिल किया और बंगाल, उत्तर प्रदेश और बंबई में यह पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई थी। तो ये इसकी खास बात थी। बात करते हैं कि स्वराज दल ने मुडीमैन कमेटी जो कि द्वैध शासन व्यवस्था संबंधी जांच के लिए आई थी, इसका समर्थन नहीं किया। जो मुडीमैन कमेटी थी ये भारत में जो द्वैध शासन लागू किया था बंगाल में, या धीरे धीरे और भारत के क्षेत्रों में फैलने लगा था, उस द्वैध शासन की रिपोर्ट जांच करने के लिए आई थी। लेकिन जो मुडीमैन कमेटी थी इसका समर्थन नहीं किया था स्वराज पार्टी ने। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज दल को एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जो इसकी स्थापना करी थी वो चित्तरंजन दास जो थे वो भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, मोतीलाल नेहरू के साथ में। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1926 में चुनावों में पार्टी को आशा के अनुकूल बिल्कुल सफलता नहीं मिली। कि जो सफलता पहले मिली थी, 101 में से 42 सीटें जीती थी, वो अब इस 1926 के चुनाव में नहीं जीत पाई और 1926 के अंत तक इस पार्टी का अंत भी हो चुका था। बात कर लेते हैं, इसके बाद होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है। 1919 के अधिनियम की व्यवस्था थी कि 10 वर्ष तक कार्य करने के पश्चात एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा कि जो सरकार है, जो उत्तरदायी शासन की दिशा में, वह कहां तक प्रगति हुई है। ये बातें अंग्रेजों ने लागू करी थी 1919 के अधिनियम में कि हम हर 10 वर्ष के पश्चात में ये जांच भी करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में हमने कितनी प्रगति करी है। इस बात की जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। अब 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
ने साइमन कमीशन की घोषणा करी थी और इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जिनमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। देखिए बात मुख्य तो ये थी कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य बना दिए गए। भारत में वो जांच की कमेटी करेंगे, जांच में भारत में कितनी प्रगति हुई है, कितनी उन्नति हुई है, इन सब बातों की, या शासन जो है वो किस दिशा में प्रगति कर रहा है, इस बात की जांच करेंगे। लेकिन इसके पश्चात भारत का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया गया, तो इस बात से क्रुद्ध हो गए और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो था वो मुंबई पहुंचा था। इसे व्हाइट मैन ऑफ कमीशन भी कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन भी साइमन कमीशन को कहा गया है। इस कमीशन का जो स्वागत था वो हड़ताल से हुआ, काले झंडे से हुआ और साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ। यानी कि जब साइमन कमीशन भारत आया, 7 सदस्य भारत आए, तो भारतीयों ने इसके विरोध में हड़ताल करी, इनको काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे भी यहां पर लगाए गए थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में बहुत बड़ी घटना हुई थी कि लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, इनको काफी चोटें आई थी। वहां पर लाठीचार्ज हो गया था लाहौर में और लाठीचार्ज होने के पश्चात लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल के नाम से, जो लाल जो आता है वो लाला लाजपत राय के नाम से ही आता है, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जिस कारण से लोग काफी क्रुद्ध हुए और 1928-29 के बाद में साइमन आयोग ने 2 बार भारत का दौरा किया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 7 जून 1930 को प्रकाशित हुई थी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श भी किया गया था। मरने से पहले लाला लाजपत राय, जो कि अभी बताया कि लाहौर में लाठीचार्ज हुआ था, वहां पर लाला लाजपत राय ने मरने से पहले ये बात कही थी कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। ये शब्द किसके हैं? तो ये लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहे थे, जो कि लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान उनको चोटें आई थी और वो मर गए थे। उसके पश्चात इस समिति ने भारत के भावी संविधान की रूपरेखा बनाई थी कि जो भारत में जो संविधान बना था इसकी रूपरेखा भी यहां पर तैयार की गई थी। इसे 28 अगस्त 1928 में लखनऊ सम्मेलन में स्वीकार भी कर लिया गया था। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी भी दी गई थी कि वह 31 दिसंबर 1929 को पहले नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकारती तो कांग्रेस दूसरा जन आंदोलन करेगी जिसका लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। तो ये बात भी कही गई थी। इसके पश्चात क्या होता है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो ये कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया लेकिन जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें होती है जिसमें कि भारत को डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य का दर्जा देना पड़ेगा। भारत में एक संघ जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल होगा। तीसरी ये थी कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई और नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का स्वीकार करने का इसमें निर्णय लिया गया। तो ये कुछ सिफारिशें थी। जिसके पश्चात होता है पूर्ण स्वराज्य दिवस 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा और पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच में भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया था। पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 का दिन निश्चित किया गया था। और यहां से एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह भी रहेगी कि जब हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था, तो उस समय भारत का संविधान लागू नहीं किया गया था बल्कि 26 जनवरी का दिन ही इसलिए निर्धारित कराया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में भारत ने पहला स्वतंत्र दिवस मनाया था। इस बात को देखते हुए ही 26 जनवरी 1950 का दिन जो था उस दिन भारत गणतंत्र हुआ था, उस दिन भारत का जो पूरा संविधान जो था वो लागू किया गया था। तो ये थी आज की वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये पूरी बातें मैंने पूजा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाई है जो कि पूर्णतः संशोधित है। और अगर इस बुक से संबंधित आपको पीडीएफ या ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसमें नंबर लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिएगा मैं पूरा प्राचीन भारत पढ़ा चुका हूं, पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ा चुका हूं,
आधुनिक भारत में अब हम स्वतंत्रता आंदोलनों में चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपकी 4-5 वीडियोस और बची है जो कि इस आधुनिक भारत से बची है या स्वतंत्रता आंदोलन से बची है। उसके बाद हम पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े और ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।